हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऑफ कंजप्शन। हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जितने भी कंजप्शन हाइपोथेसिस के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को डिस्कस करेंगे भाई। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कुजनेट्स कंजप्शन फंक्शन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो आइए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले आया भाई एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय जॉन मेनार्ड केन्स का भाई। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर केन्स ने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया भाई कंजप्शन के ऊपर। किसके ऊपर भाई? कंजप्शन के ऊपर। केन्स ने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया कंजप्शन के ऊपर भाई। तो केंद्र ने अपने डाटा के बेस पे क्या पाया? तो उससे पहले देखो भी केंद्र ने जो डाटा था वो यूएस का डाटा कलेक्ट किया। अभी कब से कब का? 1914 से 1929 तक का डाटा कलेक्ट किया अभी जेएम केंद्र ने। अपने डाटा के बेस पर केंद्र ने क्या पाया भाई कि कंजप्शन जो है वो किसका फंक्शन है? इनकम का। और क्या पाया भाई कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनकम से कम मात्रा में। क्लियर है जी? तो ये पाया कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनकम से कम मात्रा में। उसके बाद क्या पाया भाई इन्होंने कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो है जीरो, तो भी उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ कंजप्शन, यानी कि उनका कंजप्शन क्या है भाई? पॉजिटिव है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है तो भी वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो अपनी सेविंग से कर रहा हो या किसी से उधार लेके करता हो भाई। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है तो भी उसका कुछ ना कुछ कंजप्शन अवश्य होगा। तो ये पाया भाई जेएम केन्ज ने अपने डाटा के बेस पर। आगे चलो जी। तो केन्ज का कंजप्शन फंक्शन क्या बना भाई? यहाँ से सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट वाई। ये हो गया जी केन्ज का कंजप्शन फंक्शन उसके डाटा के बेस पर जो आया। तो यहाँ पे सी क्या है भाई? टोटल कंजप्शन। सी कंजप्शन भाई। सी बार क्या है भाई? कंजप्शन विदाउट इनकम। सी बार क्या है भाई? कंजप्शन विदाउट इनकम। और सी नोट क्या है भाई? ए पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंड ऑन कंजप्शन जी। और वाई हमारी यहाँ पे क्या है? इनकम। सी बार क्या है भाई यहाँ पे? टोटल सॉरी कंजप्शन विदाउट इनकम। और सी नोट क्या है भाई यहाँ पे? ए पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंड ऑन कंजप्शन। और वाई यहाँ पे क्या हो गया भाई? इनकम। ठीक है जी। तो ये हो गया केन्ज का कंजप्शन फंक्शन भाई। अब केन्ज के कंजप्शन फंक्शन में अब यहाँ से, अब उससे पहले देखो भी एक बार, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है भाई? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। और राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है जी? और एक आपको एक बात बता दूं भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो होता है हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? स्लोप चेंजिंग पैरामीटर। और जो कांस्टेंट होता है भाई, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग पैरामीटर भाई। इसको हम क्लास में प्रूफ करते हैं भाई कि ये आया कहाँ से और इसका ओरिजिन सोर्स क्या है भाई, यानी इसका ओरिजिनल सोर्स है क्या भाई। क्लियर है जी? तो एनसीईआरटी की बुक्स में भाई डिटेल में मिलेगा आपको। अब आगे देखो भाई, तो आगे चलते हैं जी। देखो तो आगे क्या हुआ भाई? तो केन्ज का कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या आया था भाई? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट वाई। तो केन्ज ने डाटा के बेस पर क्या क्या पाया था भाई कि इनकम जो है, सॉरी जो कंजप्शन जो है किसका फंक्शन है? इनकम का। और क्या पाया भाई कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है तो भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। और क्या पाया भाई कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनकम से कम मात्रा में। ठीक है जी। तो ये केन्ज का कंजप्शन फंक्शन है। तो अब केन्ज के कंजप्शन फंक्शन में हम निकालते भी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं भाई? एमपीसी
तो एमपीसी से पहले मैं आपको बताता हूँ भाई मार्जिनल। मार्जिनल का क्या अर्थ है भाई? तो मार्जिनल वर्ड को समझते हैं भाई हम यहाँ से। देखो मार्जिनल, सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है भाई वो देखो आप। मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? मान लो 10 क्वांटिटी सेल की भाई 100 रुपीज के अंदर, क्लियर है? 10 क्वांटिटी कितने में सेल की? 100 रुपीज में। और 11th यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड होने पर, यानी कि 11 क्वांटिटी कितने के अंदर सेल की भी, मान लो 112 रुपये में, क्लियर है? तो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड होने से, कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा हुई? एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड हुई, तो उससे टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 12। तो ये हमारा क्या है? 12 मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर है जी? ऐसे ही हम निकालते हैं भाई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसी है भाई, अगर मान लो 10 कॉमोडिटी के प्रोडक्शन की कॉस्ट है 80 रुपीज, और 11th कॉमोडिटी के प्रोडक्शन की कॉस्ट है 90 रुपीज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई यहाँ पर 11th कॉमोडिटी की? 10 रुपये, क्योंकि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ? 10 का भाई। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है हमारी? 10 रुपये। ऐसे अब हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है वो देखो भाई। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो डेफिनेशन क्या होगी भाई इसकी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, marginal propensity to consume is unit change in consumption due to unit change in income। समझो भाई, ये इनकम में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज होगा, वही हमारी क्या है भाई? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब चेंज का कंजप्शन फंक्शन क्या था यहाँ से? सी इजकल टू, डाटा के बेस पर क्या निकल के आया भाई? सी इजकल टू सी बार प्लस सी नॉट वाई भाई, ये केंज का कंजप्शन फंक्शन था। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन अभी बताई भी मैंने, क्या होती है? एमपीसी इज यूनिट चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू यूनिट चेंज इन इनकम, की इनकम में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, क्लियर है? और हमें पता है भाई कि चेंज हम कैसे देखते हैं? डेरिवेशन के थ्रू, क्लियर है ना? कि डेरिवेशन हमें क्या बताता है भाई? कि चेंज, ए यूनिट चेंज, क्लियर है? एग्जांपल लेते हुए हम देखो, एक फंक्शन गिवन है, मान लो भाई y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5, ये कोई फंक्शन गिवन है भाई। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन क्या होगा भाई? dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू, तो x की पहले आपको डेरिवेशन बताता हूँ मैं, सिंपल करना। तो डेरिवेशन का रूल क्या होता है भाई? तो पहले आप ये समझो भाई कि डेरिवेशन यूज क्यों करते हैं भाई हम? डेरिवेशन का यूज ही इसलिए किया जाता है कि dx, देखो जो नीचे है ना, उसका मतलब क्या था कि x में चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेशन, क्लियर है? इसका पता हमें कैसे लगता है भाई? डेरिवेशन के थ्रू, कि x में यूनिट चेंज होने की वजह से, या x में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हुआ, वही हमारा क्या होता है भाई? डेरिवेशन। और इंटीग्रेशन का यूज हम कब करते हैं भाई? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं भाई हम एरिया को फाइंड करने के लिए। मान लो हमें एरिया चाहिए भाई इतना, ओ टू ए, क्लियर है? इस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है भाई हमें, तो हम किसका यूज करेंगे भाई? इंटीग्रेशन का भी, क्लियर है? इसको हम करेंगे भाई आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। अभी सिर्फ इतना ही देखो भैया, देखो भाई। तो यहाँ से डेरिवेशन का रूल क्या होता है भाई? हम आपको डेरिवेशन का रूल बता दो भाई। डेरिवेशन का मतलब तो समझ गए होगे सभी, कि यूनिट चेंज, यानी कि चेंज को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेरिवेशन का। और एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का, क्लियर है जी? तो अब यहाँ से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन का रूल क्या होता है भाई? पावर आगे पावर माइनस 1। तो देखो पावर आगे, सिंपल डेरिवेशन बता रहा हूँ भाई। तो ये तो आई थिंक सभी को आता भी होगा भाई, फिर भी एक बार देखो भाई। पावर आगे तो पावर कितनी भी x की 2, पावर आगे तो 2 आगे x, पावर माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 भाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है भाई। तो 2x भाई प्लस 3, 3 तो है ही भाई इसके साथ एज इट इज। पावर आगे तो x की पावर कितनी है भाई? 1, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर है भाई। तो 1 आगे तो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा भाई।
तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो 3x x नहीं आएगा भाई, क्यों? फॉर्मूला क्या है भाई इसका डेरिवेशन का, पावर आगे पावर -1। तो मैं अब 3x का यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखाता हूँ भाई आपको, 3x का डेरिवेशन। तो पावर आगे 1 × 3x 1 - 1, ये हुआ भाई इसका डेरिवेशन। तो 1 × 3 क्या हो गया? 3x, और 1 - 1 0, तो जिसकी पावर 0 होती है उसको हम क्या लिखते हैं? 1। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है जी? तो यहाँ से क्या आ गया? 3x का डेरिवेशन क्या है भाई यहाँ पे? 3 प्लस, और कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है भाई? ऑलवेज 0। क्लियर? तो यहाँ से हमारा इस फंक्शन का डेरिवेशन क्या आया भाई? 2x + 3। ठीक है जी, आगे चलो भाई। आई होप सभी को आ गया होगा भाई सिंपल डेरिवेशन। अब आगे देखो भाई, चेंज का फंक्शन क्या था भाई? c = c बार + c नॉट y। हमें यहाँ से क्या निकालना था? एमपीसी भाई, हमारा मेन मोटिव क्या था भाई? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना। तो एमपीसी कैसे निकालेंगे हम? इस कंजप्शन फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कि चेंज इन c डिवाइड बाय चेंज इन y, यानी कि या डी सी डिवाइड बाय डी वाई भी कर सकते हो भाई, कि y में चेंज होने की वजह से कंजप्शन में जिसकी वजह से चेंज होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसमें चेंज होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं भाई। तो y में चेंज होने की वजह से c में कितना चेंज हुआ, वो हमारी क्या हुई? एमपीसी। तो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y चेंज इन कंजप्शन फंक्शन का क्या कर देंगे? डेरिवेशन कर देंगे भाई। तो इसका डेरिवेशन करते हैं भाई हम। तो देखो, तो इसका डेरिवेशन सी बार क्या है अभी? कांस्टेंट। अभी हम करके आए हैं अभी, देखो 5 का डेरिवेशन क्या किया था? 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था भाई। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सी बार के साथ y नहीं है, तो इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा? 0 प्लस, और सी नॉट y, तो पावर आगे पावर -1, पावर y की पावर कितनी है? 1। तो 1 आगे तो सी नॉट ही रहेगा एज इट इज, और 1 - 1 0, तो y क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगा भाई y यहाँ पे। तो क्या बचेगी भी हमारी? एमपीसी। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ से क्या आ गया अभी हमारा? सी नॉट। ठीक है जी, आगे देखो, तो एमपीसी आ गई भी यहाँ पे हमारी केंजन कंजप्शन फंक्शन में। अब हम निकालते हैं भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम केंजन कंजप्शन फंक्शन में। तो केंजन कंजप्शन फंक्शन क्या हमारा, जो उसने अपने डाटा के बेस पर पाया, सी बार प्लस सी नॉट वाई, की इनकम जो है वो, सॉरी कंजप्शन जो है किसका फंक्शन है? इनकम का। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम से कम मात्रा में। और क्या पाया? कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 0 तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ है। तो सी बार यहाँ पे क्या, अगर मैं इनकम वाई को 0 पुट करूँ तो कंजप्शन की वैल्यू क्या आएगी? सी बार भाई। तो यही वो कंजप्शन है भाई, कंजप्शन विदाउट इनकम वाला भाई। अब देखो यहाँ से, तो अब हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी कैसे निकालेंगे हम? पूरे कंजप्शन फंक्शन को किससे डिवाइड करवा दूं? वाई से। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी भाई? एपीसी। तो सी बाय वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एपीसी। इनको मैं अगर अलग अलग डिवाइड करवाऊं, दिस भाई, ये क्या आ गया भाई? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया भाई। तो केंजन कंजप्शन फंक्शन का क्या कंक्लूजन निकल के आया भाई? कि केन्स के अकॉर्डिंग एपीसी डिक्लाइन करती है भाई। एपीसी डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ भाई? कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी केंजन कंजप्शन फंक्शन में, एपीसी कम होती जाएगी भाई। वो कैसे? अब देखो आप यहाँ पे, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी कि वाई जो है इंक्रीज, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, तो टोटल वैल्यू छोटी भाई, टोटल वैल्यू कम होती जाएगी भाई। तो एपीसी क्या करती जाएगी? डिक्लाइन। क्लियर है? तो यही केंज का कंक्लूजन निकल के आया भाई, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी एपीसी क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। तो ये केंज का कंक्लूजन निकल के आया कंजप्शन हाइपोथेसिस का। क्लियर है जी? आगे चलो भाई, नेक्स्ट हम करते हैं भाई कुजनेट्स कंजप्शन फंक्शन भाई। ये देखो भाई, साइमन कुजनेट्स का कंजप्शन फंक्शन। साइमन कुजनेट्स नोबेल प्राइज विनर है भाई। साइमन कुजनेट्स 1971 में इनको नोबेल प्राइज मिला अभी इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है जी? तो अब साइमन कुजनेट्स ने क्या किया भाई? डाटा कलेक्ट किया यूएस का। साइमन कुजनेट्स ने डाटा कलेक्ट किया भाई 1869 टू 1869 टू 1938 का भाई। कहाँ से कब का भाई? 1869 से 1938 तक का डाटा कलेक्ट किया साइमन कुजनेट्स ने। और अपने डाटा के बेस पर इसने क्या बोल दिया भाई?
कि एपीसी तो कांस्टेंट रहती है, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी एपीसी डिक्लाइन नहीं करेगी। साइमन कुजनेट्स ने अपने डाटा के बेस पर क्या बोल दिया भाई, एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, कि एपीसी तो डिक्लाइन करेगी ही नहीं। तो ये किसने बोल दिया भाई, साइमन कुजनेट्स ने अपने डाटा के बेस पर। कब से कब का डाटा कलेक्ट किया, 1869 टू 1938। इससे पहले एक बात देखो भाई, भूल गया अभी मैं पहले बताना। तो अब देखो भाई कि ये जो डाटा कलेक्ट किया था जेएम केन जो साइमन कुजनेट्स ने, कौन से डाटा थे भाई ये, टाइम सीरीज डाटा। कौन से डाटा के ऊपर बेस्ड थी भैया हाइपोथेसिस, टाइम सीरीज डाटा के ऊपर बेस्ड थी भाई। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है भाई, आपको एक बार मैं बताता हूँ ये सभी। फर्स्ट देखो भाई, टाइम सीरीज डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा क्या होता है भाई, जिसमें टाइम तो चेंज होता रहे लेकिन वेरिएबल सिंगल रहे। जैसे केंज वाला और ये हमारा साइमन कुजनेट्स वाला 1869 से 1938, यानी कि बहुत सालों का डाटा कलेक्ट किया, किसका, कंजप्शन का। तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डाटा। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइम सीरीज डाटा, जिसमें टाइम तो चेंज होता रहे लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट रहे, यानी कि सिंगल वेरिएबल हो भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट है भाई टाइम सीरीज डाटा क्रॉस सेक्शन डाटा। क्रॉस सेक्शन डाटा, क्रॉस सेक्शन डाटा क्या होता है भाई, जिसमें टाइम तो कांस्टेंट, यानी कि सिंगल टाइम के अंदर अलग अलग वेरिएबल का डाटा कलेक्ट करे भाई। क्लियर है भाई, यानी कि वेरिएबल क्या हो भाई, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का डाटा कलेक्ट करें हम सिंगल टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस सेक्शन डाटा। और थर्ड क्या होता है जी, पैनल डाटा। पैनल डाटा, पैनल डाटा में क्या होता है भाई, टाइम भी चेंज और वेरिएबल भी चेंज। जब टाइम भी चेंज हो और वेरिएबल भी चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं अभी हम, पैनल डाटा। ठीक है जी। तो ये हमारा टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शन डाटा और पैनल डाटा, आई थिंक सभी को क्लियर होगा भाई। अब देखो भाई, तो साइमन कुजनेट्स ने क्या पाया अभी 1869 टू 1938 के टाइम सीरीज डाटा के बेस पर, क्या बोल दिया भाई, क्या कंक्लूजन निकला साइमन कुजनेट्स का, एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और केंज का भी हम पीछे करके आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला भाई कि एपीसी केंज के कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन भाई। तो बोथ का जो हाइपोथेसिस था वो किसके ऊपर बेस्ड था, डाटा के ऊपर बेस्ड था भाई। तो दोनों में क्या क्रिएट हो गया अभी, एक पजल क्रिएट हो गया अभी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्रिएट हो गया, पजल क्रिएट हो गया, कि एक तो डाटा के बेस पर, यानी कि जेएम केन्स तो डाटा के बेस पर क्या बोल रहा है, एपीसी क्या करेगी, एपीसी करेगी डिक्लाइन। और साइमन कुजनेट्स डाटा के बेस पर क्या बोल रहे हैं, एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो दोनों में क्या क्रिएट हो गया भाई, एक पजल क्रिएट हो गया भाई। क्लियर है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए आगे बहुत से इकोनॉमिक्स आए भाई, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंजप्शन की थ्योरीज है वो बनती गई भी आगे। तो उसके बाद हम करते हैं भाई नेक्स्ट, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय फ्रैंको मोदिग्लियानी एंड रिचर्ड ब्रमबर्ग। रिचर्ड ब्रमबर्ग कौन था भाई, फ्रैंको मोदिग्लियानी का स्टूडेंट था भाई। तो इन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया भाई, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का। और ये आई किस लिए भी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आई भाई केंज और साइमन कुजनेट्स के अंदर जो पजल क्रिएट हो गया था उसको सॉल्व करने के लिए आई लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले आते ही फ्रैंको मोदिग्लियानी ने क्या बोला भाई, कि कंजप्शन जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर हमारी वेल्थ का भी रोल होता है भाई। क्लियर है जी, समझियो ना, कि कंजप्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारी एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें किसका भी रोल होता है जी, वेल्थ का। वेल्थ क्या भाई, तो बोल सकते हैं भाई अर्न बाय जनरेट। जैसे भाई हमारे पिताजी से हमें कुछ मिला हो भाई, यानी कि जनरेटिव जो हमें मिला हो उसको क्या बोलते हैं भाई हम, वेल्थ, या वेल्थ अर्न बाय जनरेटिंग बोल सकते हो भाई। क्लियर है जी। तो इसने क्या बोला भाई फ्रैंको मोदिग्लियानी ने, कि कंजप्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर वेल्थ का भी अहम रोल होता है जी। तो यहाँ से लाइफ साइकिल यानी कि फ्रैंको मोदिग्लियानी का कंजप्शन फंक्शन क्या हुआ भाई, यहाँ पे C इज इक्वल टू, डिटेल में करेंगे भी हम, एक बार देखो, वेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, हमारा टोटल कंजप्शन, वेल्थ प्लस एब्सोल्यूट इनकम यानी कि टोटल इनकम भाई, आर वाई। अब यहाँ पे देखो भाई आर क्या है और वाई क्या है, इनको डिटेल में देखते हैं। देखो सी तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
टोटल कंजप्शन, सी हमारा यहाँ पे क्या है जी, टोटल कंजप्शन जी। डब्ल्यू हमारा यहाँ पे क्या है जी, वेल्थ। आर हमारा क्या है जी यहाँ पे, रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट। वाई हमारी यहाँ पे क्या है जी, इनकम। ठीक है जी। अब देखो जी आर क्या है, वाई क्या है, एक एग्जांपल लेंगे भाई और ये सभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप एक बार देखते रहो भाई। तो ये सी हमारा क्या आ गया भाई यहाँ पे, टोटल कंजप्शन। तो देखो फ्रैंको मोदिग्लियानी जी, उन्होंने क्या बोला भाई कि कंजप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर किसका भी रोल होता है, वेल्थ का भी रोल होता है। क्लियर है जी। तो कंजप्शन फंक्शन यहाँ से क्या आया भाई इनका, सी इज इक्वल टू वेल्थ प्लस आर वाई। आर यहाँ पे क्या, रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज क्या होती है भाई, एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक लड़का जो है भाई, वो 20 साल की एज में जॉब लगा भाई, और वो 50 साल तक जॉब करेगा, तो कितने साल कमाएगा वो, 30 साल भाई। देखो 20 साल की एज में जॉब लगा और कब तक कमाएगा, 50 साल तक, तो कितने साल कमाएगा, 30 साल। तो उसको बोलते हैं यहाँ पे आर। क्लियर है। तो आर किसको बोलते हैं भाई, 20 से 50 तक। तो आर क्या आ गया यहाँ पे 30, और वाई यहाँ पे क्या है जी, एनुअल इनकम, यानी कि वो सालाना कितनी इनकम अर्न करता है भाई। तो साल की मान लो उसकी इनकम है ₹1,00,000। क्लियर है। तो आर यानी कि 30 इंटू 1,00,000। यहाँ से और वेल्थ क्या है, जो उसको जनरेटिव मिली है भाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कि उसके बाद भी उसके लिए छोड़ के गए हैं भाई ₹10,00,000, तो यहाँ पे वेल्थ कितनी हो जाएगी भी उस लड़के की, ₹10,00,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉरी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या फ्रैंको मोडेल ने फंक्शन क्या होगा, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर वाई, सी प्लस डब्ल्यू प्लस, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर वाई। तो ये तो क्या हो गया अभी, सी टोटल कंजप्शन भाई। हमें क्या निकालना है, एनुअल कंजप्शन। तो एनुअल कंजप्शन के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको टी से डिवाइड करवा देंगे जी, डब्ल्यू प्लस आर वाई डिवाइड बाई टी। अब ये देखो भाई टी क्या होता है जी। अब ये देखो भाई, सबसे पहली बात भाई, ये लाइफ साइकिल जो हाइपोथेसिस है भाई, वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है भाई, ये रियल की नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं इतने साल कमाऊंगा, कि 20 साल की उम्र में जॉब लगूंगा और मैं 50 तक इतने कमाऊंगा, और टी की मैं इतने साल जीऊंगा। तो ये सब क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन बेस है भाई। क्लियर है। तो टी यहाँ पे क्या है भाई, मान लो वो लड़का कमाता कितना है भाई, 20 से 50 साल तक, तो 30 साल कमाता है, और वो मान के चलता है भाई मैं कितने साल जीऊंगा, 70 साल। 70 साल जिएगा भाई। आज वो कितनी साल का है, ये बात वो कब सोच रहा है, आज सोच रहा है ना, जब वो कब कब जब वह 20 साल का है। क्लियर है जी। वह 20 साल का तब क्या सोच रहा है कि वह कितनी साल जिएगा, 70 साल। तो अभी वो कितनी साल और जीना है उसको, 50 साल और जीना है भाई। तो टी टी यहाँ पे क्या है भाई, टोटल लाइफ जो बची हुई है, टोटल लाइफ जो बची हुई है। तो कितनी लाइफ बची हुई है उसकी अभी, 50। देखो ये सभी एक्सपेक्टेशन बेस्ड है भाई। जैसे हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस करते हैं ना, देखो भाई लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सेम ऐसी है भाई, लाइफ साइकिल सॉरी, लाइफ साइकिल क्या, लाइफ टेबल भाई, लाइफ टेबल। तो लाइफ टेबल हमें क्या बताती है भाई, कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर समाज, क्लियर है ना, एक पर्टिकुलर सोसाइटी कितने साल तक जिएगी, डाटा के बेस पर भाई। इसमें भी डाटा कलेक्ट करते हैं भाई हम, और डाटा के बेस पर लाइफ टेबल के अंदर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि इतनी साल का, मान लो कोई 4 साल का बच्चा है, तो हम डाटा कलेक्ट करके क्या कंक्लूजन दे सकते हैं लाइफ टेबल के अकॉर्ड के बेस पर, कि 4 साल का बच्चा इतने साल और जिएगा। क्लियर है। ये सब किसके ऊपर बेस्ड होती है भाई, डाटा बेस्ड है। ऐसे ही लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर है भाई, ये अनुमानित, अनुमानित अभी सब कुछ क्या है भाई, अनुमान लगाया हुआ है कि मैं इतने साल जीऊंगा। ठीक है जी। तो यहाँ से एक मिनट आगे देखो भाई। तो नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे फ्रैंको मोदिलेनी कंजप्शन फंक्शन क्या था भाई, डब्ल्यू प्लस आर वाई। तो अभी ये तो टोटल कंजप्शन था, टोटल से हमने एनुअल कंजप्शन कैसे निकाला भाई, पूरे को टी से डिवाइड करवा दिया, सी बाई टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी प्लस आर बाई टी इंटू वाई। तो ये क्या हो गया अभी मेरा एनुअल कंजप्शन फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा एनुअल कंजप्शन फंक्शन आ गया ये जी। अब देखो बहुत सी बुक्स में आप देखते होंगे डब्ल्यू बाई टी को अल्फा भी बोल सकते हो, आर बाई टी को बीटा से डिनोट कर सकते हो। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो इसको, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं भाई। ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आ गया भाई, किसका,
फ्रैंको मोदिग्लियानी का कंजप्शन फंक्शन। अब यहाँ से वो क्या बोलता है भाई, देखो तो इनका मेन मोटिव क्या था भाई, आगे जितने भी हाइपोथेसिस आएंगे इन सभी का मेन मोटिव क्या था, केन्स और कुजनेट्स के अंदर जो पजल क्रिएट हुआ था ना उसको सोल्व करना। क्लियर है? तो उस पजल को फ्रैंको मोदिग्लियानी कैसे सोल्व करते हैं, तो क्या बोलते हैं अभी फ्रैंको मोदिग्लियानी कि अगर देखो फ्रैंको मोदिग्लियानी पजल को कैसे सोल्व करते हैं वो देखो, भी इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले हम निकालते हैं भाई यहाँ से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमने केंज वाली में निकाली थी भाई। तो एमपीसी, एमपीसी पीछे ही बता के आया हूँ भाई, एमपीसी कैसे निकालेंगे भाई हम। एमपीसी होती क्या है, ए यूनिट चेंज इन, सॉरी, एमपीसी इज यूनिट चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू यूनिट चेंज इन इनकम, की इनकम में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भाई। तो एमपीसी कैसे निकालूंगा मैं, और यूनिट चेंज हमें कौन बताता है, डेरिवेशन भाई। तो डेरिवेशन तो इस फंक्शन का मैं डेरिवेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई भाई। तो चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई इक्वल टू, तो डब्ल्यू बाई टी क्या है भाई, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है वाई, ये तो जीरो, प्लस, और आर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर बाई टी, वाई के डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1। तो एमपीसी क्या आ गई यहाँ पे आर बाई टी। अब मैं निकालता हूँ भाई एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजप्शन फंक्शन लिख रहा हूँ भाई मैं एक बार, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी प्लस आर बाई टी वाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम, वाई से डिवाइड करवा देते हैं भाई पूरे फंक्शन को। तो सी बाय वाई इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी वाई प्लस आर बाय टी वाई इंटू वाई। तो ए पी सी, सी बाय वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए पी सी। तो ए पी सी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी वाई प्लस वाई से वाई कैंसिल भाई यहाँ पे, तो क्या बचेगा, सिर्फ आर बाय टी। तो ये मेरी क्या आ गई भी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारी क्या है भाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गई भाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो अब केन्स का क्या था भाई, केन्स का कंक्लूजन क्या निकला था भाई कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन। और साइमन कुजनेट्स का डाटा के बेस पर कंक्लूजन क्या था कि एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो फ्रैंको मोदिलियन इन दोनों की पजल को कैसे सोल्व करता है भाई, देखो ये एपीसी आ गया भाई किसका, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का। तो फ्रैंको मोदिग्लियानी क्या बोलते हैं भाई कि अगर है शॉर्ट रन, क्या है भाई, अगर है शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन है, अगर शॉर्ट रन है तो इनकम के इंक्रीज होने पर वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी। शॉर्ट रन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इनकम के इंक्रीज होने पर wealth increase हो। in short run no change in wealth because it is not possible to increase wealth in short run। तो शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है भाई कि इनकम के इंक्रीज होने से वेल्थ इंक्रीज हो। हाँ अगर तो शॉर्ट रन है तो वेल्थ तो इंक्रीज होगी नहीं, सिर्फ इनकम इनकम इंक्रीज होगी भाई। तो एपीसी क्या करेगी मेरी, डिक्लाइन। देखो इनकम बढ़ेगी तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ी और ऊपर वाली वैल्यू सेम भाई एज इट इज, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, कम। तो एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन। समझो ना, देखो ये एपीसी निकल के आई है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की। तो ये पजल को सॉल्व करने के लिए आए थे भाई। आगे जितनी भी हाइपोथेसिस आएंगी भाई, चाहे वो परमानेंट हो, लाइफ साइकिल हो, रिलेटिव हो, ड्रिफ्ट थ्योरी हो, तो देखो तो एपीसी, तो वो सॉरी फ्रैंको मोदिग्लियानी क्या बोलता है भाई कि शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल नहीं है क्या, इनकम इंक्रीज होने से वेल्थ का इंक्रीज होना। इसलिए शॉर्ट रन के अंदर एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी। देखो तो इनकम इंक्रीज करेगी तो एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन। तो क्या बोलता है भाई, शॉर्ट रन के अंदर तो एपीसी डिक्लाइन करेगी। और अगर है लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी वेल्थ भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है जी। तो इनकम भी इंक्रीज करेगी और वेल्थ भी इंक्रीज करेगी तो आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे भाई, तो एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। देखो नीचे वाली वैल्यू भी इंक्रीज करेगी ऊपर वाली भी इंक्रीज करेगी तो आपस में बोथ नेगलेक्ट हो जाएंगे भाई। तो लॉन्ग रन के अंदर एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो फ्रैंको मोदियानी कैसे सोल्व करता है इनके पजल को, वेल्थ का एग्जांपल लेके भाई कि शॉर्ट रन के अंदर इनकम इंक्रीज होने से वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए शॉर्ट रन में तो एपीसी डिक्लाइन करेगी और लॉन्ग रन में एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्या बोलता है भाई, तो फ्रैंको मोदिग्लियानी क्या बोलता है भाई यहाँ पे कि जेएम केन जो है वो शॉर्ट रन में ठीक है
और साइमन कुजनेट्स जो है वो लॉन्ग रन में ठीक है कि शॉर्ट रन में तो एपीसी क्या करेगी, डिक्लाइन, और लॉन्ग रन में एपीसी क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी जी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कंजप्शन फंक्शन, केंज का जो कंजप्शन फंक्शन था भाई, उसको डायग्राम से दिखाता हूँ भाई। एक मिनट भाई, देखो भाई, केंज का कंजप्शन फंक्शन क्या था भाई हमारा, सी इक्वल टू सी बार प्लस सी नॉट वाई था जी। अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं भाई, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई कि लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेते हैं भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हैंड साइड हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो डालूंगा भाई, आप वो देख लेना। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप चेंजिंग पैरामीटर, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, शिफ्टिंग पैरामीटर। ठीक है जी। तो देखो अभी यहाँ से मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ भाई इस फंक्शन का। तो इस पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो भाई सी वाई, तो इस पॉइंट के ऊपर y क्या है, जीरो भाई, समझ रहे हो ना, इस पॉइंट के ऊपर y क्या है, जीरो, और तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ है भाई, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, सी बार। समझे हो जी, इस कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस पॉइंट देखो, इस पूरी वर्टिकल लाइन पर, पूरी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर y क्या है, जीरो, तो यहाँ से शुरू हुआ भाई हमारा कंजप्शन फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी बार, यानी कि इनकम विदाउट, यानी कंजप्शन विदाउट इनकम। क्लियर है जी, तो सी बार क्लियर है। और सी नोट हमें क्या बताता है, स्लोप। अब उससे पहले एक बार आप देखो यहाँ पे, देखो वाई कंजप्शन, अगर कोई लाइन 45 से निकलती है जी, 45 डिग्री, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, कि सारा का सारा कंजप्शन, सॉरी सारा का सारी इनकम क्या की जा रही है भाई, जितनी मात्रा में इनकम इंक्रीज होती है उतनी ही मात्रा में कंजप्शन बढ़ता जाता है। जितनी इनकम इंक्रीज उतना कंजप्शन इंक्रीज भाई। लेकिन केंजन कंजप्शन फंक्शन में क्या था कि जितनी मात्रा में इनकम इंक्रीज कंजप्शन उससे कम मात्रा में इंक्रीज। तो मैं अब इन बोथ को एक साथ ले रहा हूँ भाई, देखो तो ये तो हो गया भाई हमारा 45 से, जिसमें इनकम और कंजप्शन बोथ एक साथ इंक्रीज करेंगे भाई, दोनों सेम प्रोपोर्शन में भाई। और ये हो गया अभी हमारा केंज वाला। तो केंज वाले में मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है हमारा शिफ्टिंग पैरामीटर, और ये हमारा होता है सी नोट स्लोप चेंजिंग पैरामीटर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। इस सभी का प्रूफ है भाई, वो आपको कभी और वीडियो बनाऊंगा भाई इसके ऊपर स्पेशल, तब देखना भाई। तो देखिए, तो सी नोट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू सी नोट, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सी बार भाई। ठीक है जी, सी बार भाई। और सी नोट क्या बताया था अभी आपको, क्या होता है स्लोप भाई। अगर सी, मान लो भाई इस रेड के ऊपर ना, इसके ऊपर क्या है इसका स्लोप, सी नोट रेड वाला है। अगर मैं सी नोट इन ये और यहाँ पे सी नोट की वैल्यू 0.80, अगर मैं इसका स्लोप कर दूं भाई, सी नोट कितना कर दूं मैं, एक मिनट भाई, अगर मैं सी नोट ले लूं भाई 0.90, तो ये फंक्शन कैसा होगा, अभी देखो शुरू तो यहीं से होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सी बार तो सेम रहा, लेकिन इसका स्लोप बढ़ गया भाई, तो ऐसे। तो सी इजकल टू, यहाँ पे क्या होगी सी की वैल्यू, सी सी नोट की वैल्यू, सॉरी 0.90, क्लियर है। तो सी नोट हमें क्या बताता है यहाँ पे, स्लोप। अगर मैं सी नोट को कम कर दूं, अगर मैं सी नोट को कम कर दूं भाई, कम कर दूं तो स्लोप कम हो जाएगा भाई, क्लियर है। तो ये था भाई केंज कंजप्शन फंक्शन, इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, क्लियर है। तो केंज और कुजनेट्स को पजल को सोल्व कर दिया भाई मिल्टन फ्रीडमैन, सॉरी फ्रैंको मोदिग्लियानी ने भाई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब हम नेक्स्ट चलते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन, नोबेल प्राइज विनर इन 1956। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने भी इस पजल को सॉल्व करने के लिए आए भाई परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस लेके। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलते हैं भाई, कि कंजप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है जी, परमानेंट इनकम का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि केंज के, सॉरी मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग या परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कंजप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है जी, परमानेंट इनकम का, वाई पी, ये इसके पेडल में है भाई पी, ऐसे भाई पेडल में, क्लियर है जी। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कंजप्शन फंक्शन क्या हुआ भाई, सी इज इक्वल टू सी नॉट
वाईपी कि कंजप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के ऊपर। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आई क्यों भाई, पजल सॉल्व करने के लिए। कौन सा पजल भाई, या पैराडॉक्स, जो किन के बीच में हो गया था, जेएम केंज और साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग के अंदर हो गया था भाई। एक तो बोल रहा था कि एपीसी डिक्लाइन करते और एक क्या बोल रहा था, एपीसी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, यहाँ से अब हम निकालते हैं जी एपीसी। तो ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बोल दिया अभी आते ही कि कंजप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के ऊपर। अब यहाँ से हम निकालते हैं जी एपीसी। तो एपीसी कैसे निकालते हैं, सी बाय वाई, वाई कौन सा, टोटल, टोटल वो बताऊंगा अभी आपको टोटल कैसे, और ये वाई पी पैडल में डिवाइड बाय वाई टी। तो अब देखो यहाँ पे इस पजल को कैसे सोल्व किया भाई मिल्टन फ्रीडमैन ने, जो केंज और कुजनेट्स के अंदर हुआ था भाई, कि वाई टी होती है भाई, वाई टी का मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, एक तो वाई पी इनकम परमानेंट इनकम प्लस वाई टी ट्रांजैक्टरी इनकम, कि जो हमारी टोटल इनकम होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजैक्टरी इनकम। क्लियर है जी। तो यहाँ से एपीसी कैसे निकलेगी भाई, तो सी बाई वाई टी को तो मैं क्या लिख दूंगा, एपीसी इक्वल टू सी नॉट वाई पी, और वाई टी टोटल वाला भी, तो टोटल वाई टी की वैल्यू कितनी है, वाई पी प्लस वाई टी पैडल में। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो अब इन दोनों की पजल को कैसे सोल्व करता है मिल्टन फ्रीडमैन, क्या बोलता है मिल्टन फ्रीडमैन कि ट्रांजैक्टरी इनकम वाई टी, ट्रांजैक्ट देखो वाई पी क्या होती है, परमानेंट इनकम, जो हमें हमारी जॉब सैलरी से मिलती है भाई। क्लियर है, जो परमानेंट भाई हमें हमारी जॉब से मिलता है तो उसको तो क्या बोलते हैं, परमानेंट इनकम। और वाई टी ट्रांजैक्टरी इनकम, आप बोल सकते हो भाई इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग बोल सकते हो भाई, कि जो हमें सट्टे से इनकम मिलती है। क्लियर है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाई टी ट्रांजैक्टरी इनकम, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग से इनकम, तो क्या बोलता है भाई मिल्टन फ्रीडमैन कि शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर गैम्बलिंग से यानी कि ट्रांजैक्टरी जो इनकम होती है वो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है जी। कि हम शॉर्ट रन में पॉसिबल है कि हम सट्टे से या गैम्बलिंग के थ्रू पैसा जीत भी सकते हैं और पैसा हार भी सकते हैं। ठीक है जी। तो शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है कि ट्रांजैक्टरी इनकम क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। बट इन लॉन्ग रन, बट इन लॉन्ग रन ट्रांजैक्टरी इनकम क्या रहेगी, जीरो। यानी कि ट्रांजैक्टरी इनकम हमारी जीतने की और हमारे हारने की बोथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम। तो इसको हम कैसे भी देख सकते हैं भी, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक सिक्के को टॉस करते हो भाई, आप एक कॉइन टॉस करोगे तो ऐड आएगा या टेल आएगा। जब आप स्टार्टिंग में टॉस करना शुरू करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि ऐड तो ज़्यादा हो, टेल कम हो। लेकिन जब आप उसको लॉन्ग रन यानी कि लार्ज नंबर में टॉस करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एड और टेल बोथ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी शुरू हो रही है भाई, सेम। यानी कि एड भी उतने ही होते जा रहे हैं और टेल दोनों सेम होते जा रहे हैं भाई। तो लॉन्ग रन के अंदर जो ट्रांजैक्टरी या गैम्बलिंग से जो इनकम होती है वो क्या होती है भाई, जीरो। ठीक है जी। तो अब ये पजल को कैसे सोल्व करता है वही वो देखते हैं हम। देखो ये था भाई इसका कंजप्शन फंक्शन, कि मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इनकम कंजप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो ये इसका कंजप्शन फंक्शन। एपीसी हमने कैसे निकाली थी, सी बाय वाई टी, सी नॉट वाई पी डिवाइड बाय वाई टी। तो वाई टी की वैल्यू पुट करूँ तो स्मॉल टी प्लस वाई पी। इसको मैं एपीसी लिख सकता हूँ भाई, सी नॉट वाई पी, यहाँ पे वाई पी प्लस है वाई टी। देखिए भाई, तो अब पजल को कैसे सोल्व करता है भाई, अभी आपको पीछे बताया भाई कि जो ट्रांजैक्टरी इनकम होती है शॉर्ट रन में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकती है जी, और इन लॉन्ग रन ट्रांजैक्टरी इनकम जीरो, लॉन्ग शॉर्ट। क्लियर है जी। तो शॉर्ट रन में तो ट्रांजैक्टरी इनकम पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में ट्रांजैक्टरी इनकम जीरो। तो पजल को कैसे सोल्व करता है भाई ये केंज और कुजनेट्स के, कि अगर है सॉरी, अगर है शॉर्ट रन तो ट्रांजैक्टरी इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो शॉर्ट रन के अंदर ट्रांजैक्टरी इनकम पॉजिटिव नेगेटिव होने से एपीसी डिक्लाइन इंक्लाइन, यानी कि एपीसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी कि एपीसी
चेंज हो सकती है जी, अगर शॉर्ट रन है तो। लेकिन अगर है लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन के अंदर ट्रांजैक्टर इनकम जीरो, तो अगर ट्रांजैक्टर इनकम जीरो तो वाई टी जीरो जाएगा भाई यहाँ से, वाई टी जीरो, तो वाई पी तो एपीसी क्या रहेगी, सी नोट यानी कि कांस्टेंट। तो लॉन्ग रन के अंदर ये क्या बोलता है, एपीसी कांस्टेंट, और शॉर्ट रन के अंदर एपीसी डिक्लाइन कर सकती है भाई, किसके बेस पर, ट्रांजैक्टरी इनकम का रोल दिखाकर अपने कंजप्शन फंक्शन के अंदर। ठीक है जी। तो एक तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कैसे सोल्व किया इस, सॉरी, जेएम केन जो है वो तो शॉर्ट रन में अपनी बात ठीक बोलता है, और साइमन कुजनेट्स जो है वो लॉन्ग रन में ठीक है। तो इस प्रकार ये इनके पजल को सोल्व करते हैं अभी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस यानी कि मिल्टन वो सॉरी फ्रैंको मोदिग्लियानी और मिल्टन फ्रीडमैन। आज का हमारा लेक्चर इतना ही होगा भाई, कल हम डिस्कस करेंगे भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड। देखो कल हम डिस्कस करेंगे भाई ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, और हम डिस्कस करेंगे भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, किसकी द्वारा गिवन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जेम्स ड्यूजनबरी की। क्लियर है जी। कल हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट थ्योरी और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को, और इन 6 हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, मोस्टली भाई जितने भी क्वेश्चन पीछे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अंदर आए हुए हैं सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।